तो पहला चैप्टर है 8th क्लास में, संसाधन। ठीक है, संसाधन क्या होता है। तो मोना और राजू अपने घर में साफ सफाई करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। ये सब बर्तन उर्तन सब साफ करते, किताबें। फिर उसने ये सब देखा, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा इसमें इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है, ये संसाधन है। ठीक है। एक ने पूछा कि इन चीजों को देखो, सबको ये उपयोगी है, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है क्या। उसकी अम्मा ने कहा ये संसाधन है। तो पूछा कि संसाधन क्या है। ठीक है, संसाधन क्या है। तो अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। ठीक है। तो वो सभी चीज जिनका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। संसाधन क्या है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। अपने चारों तरफ देखिए और देखिए क्या क्या संसाधन है, क्या क्या नहीं है। ठीक है। जैसे कि सब्जियां हैं, फल फ्रूट, रिक्शा, सब कुछ संसाधन है। ठीक है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है कि उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, उपयोग किया जाता है, इसलिए वह उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उससे एक संसाधन बनाती है कि उसको कितना वो उपयोगी है कि नहीं है, उससे पता लगता है कि वो संसाधन है कि नहीं। ठीक है। राजा अब जानना चाहता था कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। ठीक है, संसाधन कैसे बनती है। तो बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है, जब किसी चीज के लिए आप उपयोगी भी है और उसके लिए आप कोई मूल्य चुकाना चाहते हो। ठीक है, तो वह संसाधन बनती है। तथा उपयोगिता इसका प्रयोग तथा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, सभी संसाधन जो है मूल्यवान होते हैं। आपको लगता है कि उसका मूल्य नहीं है, जैसे कि अगर जल है, जल जो हम पानी पीते हैं, इसका आपको लगता होगा मूल्य नहीं है, लेकिन ये भी मूल्यवान है। ठीक है, इसके लिए भी मूल्य चुकाया जाता है। मूल्य का अर्थ क्या होता है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। मूल्य का अर्थ होता है महत्व, कितना मूल्यवान है या कितना महत्वपूर्ण है ये। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। देखो, मूल्य दो तरह के होता है इसमें। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरणतः धातु जो होते हैं, जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, इन सब का आर्थिक मूल्य होता है। परंतु लेकिन एक मनोरम भूदृश्य, जैसे आप कहीं घूमने गए, आपने पहाड़ी देखी, पहाड़ी पे आपने जंगल और झील, नदियां सब देखी, तो ये एक मनोरम भूदृश्य था। इसका उस समय आप इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं लगा सकते, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था। ठीक है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है। जो मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं था, वो आपकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर रहा है। आपको मन को शांत करने के लिए या आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन देने के लिए आप जाते हो घूमने के लिए पहाड़ी जैसे इलाकों में, नदी देखने के लिए। तो ये भी एक तरह से मूल्य, उसका भी एक मूल्य, आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन आपके लिए एक मूल्य है, महत्व है उसका आपके लिए। मूल्य का अर्थ क्या होता है, महत्व होता है, तो आपके लिए उसका भी एक महत्व होता है, महत्व है। ठीक है। कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं होता, कुछ का आर्थिक मूल्य होता है। अब उसके बाद देखते हैं, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे जैसे समय जाता है वैसे वैसे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी ने मान लीजिए घर में कुछ ऐसा आपको शुरू में काढ़ा उढ़ा बना के पिलाया होगा, उस समय आपको लगा होगा ये मूल्य इतना वो नहीं है, लेकिन बाद में आपको उसका क्या कर सकते हैं, आपने उसके लिए उसको लेके बिजनेस करना शुरू कर दिया। ठीक है, उस चीज को बना के बेचना भी शुरू कर दिया, तो आपके लिए मूल्यवान हो सकता है आर्थिक रूप से। उसका पेटेंट ले लिया। पेटेंट क्या होता है। पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। पेटेंट शब्द का क्या अर्थ है, ये शब्द याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, एनवायरमेंट में, इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक है। पेटेंट क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई ऐसी घड़ी बनाई। ठीक है, आपने कोई ऐसी घड़ी बनाई जिसमें कुछ अलग विशेषता है, जो आपका बीपी भी बताती है। ठीक है, बीपी बताती है,
और क्या बताती है, शुगर बताती है, ऐसा हाथ बांधने से ही सब कुछ बताती है। ऐसी घड़ी पहले नहीं बनी थी, मान लीजिए ऐसा कुछ पहले नहीं बना था और आपने बना दिया। अब क्या करोगे आप इस ये घड़ी कोई और ना बनाए, ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, इसका पेटेंट ले लोगे, पेटेंट ले लोगे, ठीक है। पेटेंट मतलब आप इस पे एकाधिकार ले लोगे। आप इसके लिए एक फॉर्म भरोगे, आप एक फॉर्म भरोगे अपने देश में या किसी दूसरे देश में भी भर सकते हो, ठीक है। अपने देश में भी भर सकते हो इसका फॉर्म, या किसी दूसरे देश में भर के इसका एक पेटेंट ले लोगे इस आविष्कार का। फिर वो आपको अगर पेटेंट मिल गया, फिर वो पूरा इंक्वायरी होती है, फिर वो आपको अगर पेटेंट मिल गया तो इसको बनाने का बेचने का पूरा अधिकार सिर्फ आपको रहेगा, ठीक है। आविष्कार का जो पूरा एकमात्र अधिकार होगा आपको रहेगा। आप किसी को दोगे ये अधिकार तो उससे आप पैसे ले सकते हो, ठीक है ना। पेटेंट कहा जाता है उसको। जैसे कि आपके दादी के नुस्खे होंगे कुछ बीमारी उमारी ठीक करने के लिए, खांसी उसी के लिए, तो आपने बाद में क्या किया, आपने उसका पेटेंट करवा लिया उन नुस्खों का, ठीक है। तो वो पेटेंट करने के बाद मेडिकल फॉर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, ठीक है। जो आज मूल्यवान नहीं है कल मूल्यवान हो सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है समय और प्रौद्योगिकी, दो महत्वपूर्ण कारक है, समय और प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी क्या होती है, प्रौद्योगिकी होती है एक तरह से अभी ज्ञान को कहा जाता है, ज्ञान को, जैसे कि इसमें लिखा है किसी कौशल अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी होता है। जैसे इंजीनियरिंग बोलते हैं ना, इंजीनियरिंग उसी तरह से होता है। हम्म। तो किसी वस्तु या कौशल कौशल करने का या वस्तु बनाने का नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। समय और प्रौद्योगिकी मतलब कि टाइम, और प्रौद्योगिकी इनोवेशन बोल सकते हो, ठीक है। इनोवेशन या इंजीनियरिंग, वो दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ को संसाधन में बदल देते हैं। वो इस पदार्थ को संसाधन में बदल देते हैं। वो दो कारक कौन से हैं, टाइम और इनोवेशन। क्या आपने उसमें क्या बदलाव वो किया है, ठीक है। नवीनतम ज्ञान क्या है उसमें। दोनों जो है समय और प्रौद्योगिकी दोनों क्या है, लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लोग जो स्वयं है वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। कैसे, ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं। ये इंसान की ही तो खोज है। सब जो चीजें, विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो अधिक संसाधनों की हम्म। रचना करते हैं। इंसान का दिमाग, उसका विचार, उसकी खोज, उसका आविष्कार, यही सब चीजें हैं जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। एक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज आविष्कार होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए पहले आपने पहिए का आविष्कार किया, आज की डेट में अगर देखा जाए तो पहिए का आविष्कार इतना हमें वो नहीं लगेगा कि अरे पहिया ही तो बनाया था, लेकिन इस पहिए से क्या हुआ, साइकिल, ठीक है, मोटरसाइकिल, कार, एरोप्लेन, ये सब संभव तभी हुआ ना जब ये एक चीज का आविष्कार होता। इस चीज के आविष्कार के बाद ही सब चीजें संभव हो पाई हैं। जैसे आग, आग बनाया गया था जानवरों से बचने के लिए, खाना पकने लगा, फिर उससे रॉकेट चलने लगे। आज अंतरिक्ष में अगर कोई विमान जा रहा है तो किस वजह से, उसके पीछे क्या होते हैं, अगर आग नहीं है तो क्या चीज उसको ईंधन को जलाएगी, और किससे हमें उतनी ऊर्जा मिलेगी जो उससे आगे बढ़े। तो आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति और नई प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए से आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ, ठीक है। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। नदी में बहुत तेजी से जल जा रहा था और एक जगह शांत पानी में जल है, दोनों का वैल्यू कैसे कम ज्यादा हो गई। इससे क्या हुआ, दो चीजें हो गई, ये तो पीने के काम भी आ रहा है और बाकी चीजें के भी, तो फिर जल विद्युत भी बन रहा है इससे, ठीक है। तो संसाधन, मनुष्य खुद संसाधन है एक तरह से, और जो वो बनाया वो सब संसाधन है जिसका मूल्य है, और जिन चीजों का मूल्य नहीं है वो भी एक तरह से संसाधन होते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो महत्व बताता है कि क्या संसाधन है, क्या संसाधन नहीं है, महत्व कितना है। संसाधन के प्रकार, संसाधन सामान्यतः संसाधन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया होगा, प्राकृतिक
मानव निर्मित और मानव खुद। ठीक है, 3 है, 1 2 और 3 हो गया। ठीक है ना। तो मेन तो 2 है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित, लेकिन मानव खुद संसाधन है। ठीक है, मानव को वैसे प्राकृतिक में रखा जाना चाहिए था ना, मानव तो प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन अलग रखा गया है इसमें। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव खुद। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, जिनमें ज्यादा कुछ बदलाव के बिना, अधिक संशोधन के बिना मतलब बिना ज्यादा बदलाव के हम उसको उपयोग में लाते हैं, उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जिसे हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, वायु, नदी में नदी और झीलों का जल, मृदा, मिट्टी जो है, खनिज, सभी प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों से में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं। जैसे हवा है, हवा के लिए हमें शुल्क नहीं देना पड़ता फिलहाल, फिलहाल हमें हवा के लिए शुल्क नहीं देना पड़ता। जल, जल के लिए भी शुल्क नहीं देना पड़ता, लेकिन एक तरह वो कहीं कहीं देना पड़ता है। ठीक है, और ये सीधे उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, मृदा है, मृदा के लिए कोई शुल्क नहीं है वैसे तो देखा जाए तो। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। कभी कभी क्या होती है, प्राकृतिक संसाधन का यूज करने के लिए, अच्छी तरह उपयोग करने के लिए हमको औजार और प्रौद्योगिकी चाहिए। जैसे खनिज है, अगर मान लीजिए खनिज का इस्तेमाल करना है तो पहले खनन करना पड़ेगा। ठीक है, खनन करना पड़ेगा पहले, फिर खनिज निकालना पड़ेगा, फिर उसके रूप उसको बदलाव करना पड़ेगा ताकि उस जो अयस्क निकलेगा। ठीक है, ऐसा थोड़ा ना डायरेक्ट लोहा निकल जाएगा आपका, स्टील बना हुआ, अयस्क निकलेगा। फिर इससे हम बनाते हैं ना वो धातु, पहले धातु का अयस्क निकलता है, फिर से धातु बनाया जाता है। तो इसमें औजार और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके उसको अच्छी तरह से उपयोग में लाया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप देने से नवीकरणीय और अनवीकरण विस्तृत प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से किन में बांटा गया है? 2 और भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, पहले हमने बोला संसाधन, संसाधन के 3 भाग देखे, प्राकृतिक, मनुष्य द्वारा किया हुआ और मनुष्य खुद। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन के हमने 2 भाग और देख रहे हैं हम अभी, एक नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन क्या संसाधन होते हैं? जो शीघ्रता से, ये ध्यान से पढ़ना है चीज को क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें कभी कभी अगर नहीं पढ़ोगे तो। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं, मतलब दोबारा से उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इनमें से कुछ असीमित है और कुछ पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा क्या है? ये नवीकरणीय है, आप इस्तेमाल करो और वह दोबारा आपको ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा भी वही है। लेकिन अगर हम बोले जल, तो जल भी एक तरह से देखा जाए तो आप करो, वो समुद्र में जाएगा, वापस ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो ये भी एक तरह से नवीकरणीय है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, ये नवीकरणीय है भी। जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। ये करता है, भंडार को प्रभावित करता है। तो जल आपको जितना, आपने देखा था जल कितना यूज करने लायक था आपका, 97.3% जल कहाँ था? महासागरों में। सारा पानी था, यूज नहीं गया उसका। और जो जल बच गया, ठीक है, पीने जो वाला जल पानी बच, 2% था ना? टोटल जल मिला के, इन इसको छोड़ के, इस हाँ अगर हाँ हाँ, महासागर को छोड़ दिया जाए तो अलवणीय जल कितना था टोटल? टोटल था टू लगभग परसेंट 2.5%, हाँ लगभग चलो। 2.5 या 2.37% था। एक मिनट, ठीक है, कितना था लगभग? ये 5% है, 2.5% करीब था बाकी सारा जल। उसमें से भी कुछ जल बर्फ में ढका हुआ है। ठीक है, बर्फ बन के वो है आर्कटिक और अंटार्कटिक में और हिमालय जो चोटियों पे। कुछ जल है जो जो भूमिगत है। जो वर्ल्ड जो दुनिया में जितने लोग हैं मतलब कि यही 2% में 2% में पानी पी रहे हैं ना, जो 2% इसमें का भी है। नहीं है, इसमें भी नहीं पी रहे हैं। इसमें भी नहीं है। अगर 2.5% में भी कुछ जल जो है वो क्या है? बर्फ है। मतलब जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिक वाला पानी तो नहीं पी सकता, अंटार्कटिक का पानी तो नहीं पीते ना वहां जाके, वो तो बर्फ जम गया तो जम गया। ठीक है, कुछ जल ही जो है कुछ भूमिगत है, उसमें पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कुछ ही है जो झील और नदियों में 0.0 कुछ % है जो जल उपयोग करते हैं हम। ठीक है,
यही जल उपयोग करते हैं। तो ये सीमित नहीं है एक तरह से। ये अगर इसमें बदलाव हुआ और ये सारा जल इस तरफ शिफ्ट हुआ तो सीमित नहीं रहा ना हमारे पास जो उपयोग करने के लिए जो संसाधन है। तो इसके भंडारण में कमी आ रही है। अगर आप देखो बिहार में जैसे कि जो खेती होती है, खेती का बहुत सारा जो जल, खेती के लिए जल कहाँ से आता है, लगभग जल कहाँ से आता है, बारिश से आता है। दो जगह से आता है, वर्षा से या भूमि से, भूमिगत। अब वर्षा तो कभी हुई कभी नहीं हुई, ठीक है। वर्षा क्या है, अब धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वर्षा का, इस साल जैसे बारिश बहुत अच्छी हुई है तो किसी साल सूखा पड़ता है। तो कभी लोग क्या करते हैं, सिंचाई के साधन ठीक नहीं होने के कारण भूमिगत जल का उपयोग बहुत ज्यादा किया जा रहा है और भूमिगत जल धीरे धीरे नीचे चला जा रहा है, ठीक है। तो ये सीमित नहीं है, ये असीमित संसाधन, अगर इनका उपयोग सही से नहीं किया जा गया तो ये सीमित संसाधन हो गए एक तरह से। अगर इनका उपयोग सही से नहीं किया गया तो इनके भंडारण में कमी आ जाती है, ठीक है। वैसे तो ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर से जल बाहर निकल जाएगा, जल यहीं रहेगा, पृथ्वी पर ही रहेगा, लेकिन किस रूप में चला जाए वो आपको उपयोग करने लायक हो या ना हो। जैसे संसाधन क्या होता है, जो आप उपयोग कर सको, और ऐसा जल जिसे आप उपयोग ही नहीं कर सको वो आपके लिए संसाधन कैसे हो सकता है। तो हो सकता है कि वो उपयोग करने वाला जल खत्म हो जाए और अनुपयोगी हो जाए, दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाए, ठीक है। तो वो नवीकरणीय तो है लेकिन सीमित है, ठीक है। अब नवीकरणीय में हमने देखा कुछ सीमित है और कुछ असीमित है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत तो होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के लिए बहुत बड़े भागों में बड़ी समस्या हो गया है, ठीक है। उसके बाद अनवीकरणीय क्या होता है, जिसका एक बार उपयोग किया और वो खत्म, इसका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत और पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगते हैं, ठीक है। जैसे कोयला हो गया, कोयला क्या है, लगभग कई हजार साल लगते हैं उसको, कोयले को बनने में, और उसको उपयोग करा एक बार, आपने वो खत्म हो गया कोयला, ठीक है। उसके बाद वो दोबारा उस कोयला बनने में उसको फिर वही कई हजार साल लगेंगे, लेकिन ये जो अवधि है वो मानव जीवन के लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। जो अवधि है वो मानव जीवन के लिए बहुत ज्यादा है। इस प्रकार के संसाधन क्या करते हैं, अनवीकरणीय, मतलब नहीं कर सकते, नवी मतलब दोबारा यूज, नवीकरणीय यानी दोबारा यूज किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, और अनवीकरणीय दोबारा प्रयोग नहीं किया जाता है। अ लग गया आगे, ठीक है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब अनवीकरणीय है, इनका एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे, तो इनको दोबारा बनने में कई हजार साल लगेंगे। देखिए पृथ्वी पर क्या है ना, ये मोटे मोटे रूप में देखा है, जो पृथ्वी पर जो भी वस्तु है, पदार्थ है, वो पृथ्वी को छोड़ के बाहर कभी नहीं जा सकती, ठीक है। तो जो चीज है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है, लेकिन इस परिवर्तन में लगभग कई हजार साल लगेंगे, और एक मनुष्य का जीवन ना इस टाइमलाइन में सिर्फ इतना सा ही होता है, इससे भी कम होता है। अगर ये पूरा पेज मैं कवर कर दूं, कोयला बनने के लिए जितना होता है, तो मनुष्य का एज जो होगा वो इतना होगा, ठीक है, इतना सा, समझ रहे हो ना। तो नवीकरणीय तो होगा, लेकिन मनुष्य की एज के हिसाब से अगर देखा जाए तो अनवीकरणीय हो गया वो। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे कई भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने से के कारण संसाधनों का वितरण जो है असमान है, ठीक है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत में कोयला जो है हर स्टेट में नहीं पाया जाता, किसी किसी स्टेट में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ की भूभाग अलग है, जलवायु अलग रही है और ऊंचाई अलग रही है, और कई और कारण है वो जो अलग रहे हैं भौतिक कारण। तो इसीलिए जो संसाधन है जैसे कोयला, वो पूरे भारत में सिर्फ इधर कुछ और कुछ इधर छोटा नागपुर में ज्यादा पाया जाता है, इस एरिया, बाकी अगर देखा जाए तो बहुत कम है, थोड़ा सा कश्मीर भाग में है, राजस्थान में देखो वो इधर नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। तो ये संसाधन जो है इनका वितरण असमान है। जैसे पेट्रोलियम अगर देख लो तो पेट्रोल ज्यादातर कहाँ निकलता है, जो इसके तटीय क्षेत्र है, या कुछ असम में हो गया, थोड़ा बिहार हो गया, ऊपर कश्मीर हो गया, बहुत कम अलग अलग इलाकों में है। तो असमान वितरण है। उसके बाद है मानव निर्मित संसाधन, वो संसाधन जो मानव बनाता है। कभी कभी प्राकृतिक संसाधन तब संसाधन बनते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। थे वो प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ थे, संसाधन नहीं थे, तब उनका महत्व नहीं था, लेकिन उनका मूल रूप बदल दिया तो महत्व हो गया उसका। जैसे लौह अयस्क का आपके लिए क्या महत्व है, कोई महत्व नहीं है,
लौह अयस्क का आपके लिए कोई महत्व नहीं है, लेकिन जब इसको स्टील बना दिया गया या लोहा बना दिया गया तो वो आपके लिए उपयोगी हो गया, वो संसाधन हो गया। तो लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। ठीक है, जब तक लोगों ने उसका लोहा नहीं बनाना सीखा तब तक वो उसको कोई कोई मतलब नहीं था उसका अयस्क का। ठीक है, लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस लिए करते हैं? पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का। और ये फिर जब इनको बनाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? मानव निर्मित संसाधन के नाम से जान जाते हैं। अगर आपने फ्लाईओवर बनाया है तो मानव निर्मित संसाधन हो गया वो। पुल, सड़क, मशीन कुछ बनाया तो मानव निर्मित संसाधन हो गया। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। जो प्रौद्योगिकी खुद है जिसके जरिए हम इन चीजों को बनाते हैं, वो खुद एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। फिर मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल, विचार ये सब हो। मतलब कोई चाहे ये सब करने के लिए और उसे करना भी आता हो। ठीक है, कोई चाहे ये करने के लिए और उसे करना भी आता हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या, योग्यता से है। संख्या और योग्यता, संख्या भी होनी चाहिए और योग्यता भी होनी चाहिए, मानसिक और शारीरिक योग्यता। यद्यपि मानव को संसाधन बना मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं। इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य ही की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। मनुष्य की सोच, उसके विचार, उसकी कुशलताएं ही तो बनाने में प्राकृतिक संसाधन से मानव निर्मित संसाधन बनाने में काम करती हैं। आईडी नहीं आया है, इस ग्रुप में ऐड किया था ना मैंने। हाँ आईडी तो यहाँ आ गया होगा ना। नीरज कुमार इधर ऑनलाइन है, ज्वाइन तो हुआ है ना। नीरज आप ज्वाइन हो गए हो ना? नीरज कहाँ ज्वाइन है? एक ज्वाइन हुआ था। एक है, ये गैलेक्सी तो कौन ये है? है। हाँ हाँ, हाँ नीरज ज्वाइंट है, नीरज ज्वाइंट है। एक्चुअली दो नीरज है नीरज पता। हैं, दो नीरज हैं। अच्छा एक हाँ, गैलेक्सी से आता है, एक कोई हाँ नंबर से ज्वाइन आता मेरे। एक गैलेक्सी वाला है शायद। है। ठीक है, इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव ज्वाइन अभी हुआ है सर। तो शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों को मूल्यवान संसाधन बनाने में मदद करता है। आप अगर एक मनुष्य हो तो सिर्फ मनुष्य होने से ही आप संसाधन नहीं बन जाते हो, मानव संसाधन। आपके पास कौशलता है कि नहीं कुछ करने की। ठीक है, तो उस कौशलता को बढ़ाने के लिए क्या काम करता है? शिक्षा। आप शिक्षित ज्यादा रहोगे तो आप ज्यादा कुशल रहोगे। शिक्षा और स्वास्थ्य, आप खुद स्वस्थ रहोगे तभी तो आगे कुछ काम करोगे। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। मानव संसाधन विकास कहलाता है। ठीक है, मनुष्य के अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए, आप कितना समर्थ हो, उस समर्थता को बढ़ाने के लिए जो सुधार किया जाता है उसको मानव संसाधन विकास कहा जाता है। फिर उसके बाद संसाधन तो है, अब संसाधन का संरक्षण क्या चीज है। अब जैसे संसाधन को आप बिना किसी उसके रोक टोक के और बिना सोच विचार के अगर यूज करते चले जाओगे तो संसाधन जो है सीमित नहीं है कुछ संसाधनों को छोड़ के। अब सौर ऊर्जा को छोड़ के, सौर ऊर्जा तो उसके ऊपर आपका बस नहीं चल रहा है। ठीक है, तो कुछ संसाधनों को छोड़ के बाकी संसाधन जो है वो सीमित है। ठीक है, उनका एक बार दो बार कुछ समय तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे। जैसे भूमिगत जल है, उसका अगर आप लगातार यूज करते चले जाओ, यूज करते चले जाओ, यूज करते चले जाओ तो धीरे धीरे नीचे चल जाएगा भूमिगत जल, और फिर आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो कुछ संसाधन सीमित है। और जैसे आज हमारे पास जितना संसाधन यूज करने के लायक है, क्या हम कह सकते हैं कि 100 साल के बाद जो आगे आने वाली जनरेशन है वो भी इन संसाधनों को उतना ही अच्छे से यूज कर सकती है? कुछ संसाधनों को यूज नहीं कर पाएगी। ठीक है, जैसे बैंगलोर और चेन्नई जो शहरी इलाके हैं, यहाँ जल जो है, पीने का पानी क्या है, इनके लिए बहुत ज्यादा
दिक्कत होती है। ठीक है, यहाँ पानी जो भूमिगत जल है वो लगभग खत्म हो चुका है। दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई जैसे इलाकों में भूमिगत जल लगभग खत्म हो चुका है। तो आने 50 साल के बाद जो जनरेशन आएगी उनके लिए तो उनके लिए तो ये संसाधन है ही नहीं वहाँ पे। ठीक है ना। तो बट वहाँ पे तो समुद्री इलाका है ना, तटीय क्षेत्र है दोनों। तटीय, मैंने भूमिगत जल का बोला ना। तो भूमिगत जल ये नहीं है कि तो आपको समुद्र में गया, समुद्र से फिर नीचे से भूमि में पूरा ही उतना जल आ जाता है। ठीक है, भूमिगत जल का मतलब वो जल रिसने में, जमीन में रिसने में टाइम लगता है। ठीक है, ऊपर से क्या किया वहाँ, जैसे सड़कें बना दी गई, ठीक है, कचरा होता है, तो पानी नीचे जाने में अब उतने वो नहीं रहा जितना पहले रहता था। ठीक है, भूमिगत जल का जो दोबारा जो भूमिगत जल में जितना पानी ऐड होता है और जितना पानी निकालता है, उसी से पता लगता है ना कि स्तर नीचे जा रहा है कि स्तर ऊपर आ रहा है भूमिगत जल का। ऐड नहीं हो रहा है और निकाला जा रहा है, उसमें जा नहीं रहा है भूमिगत जल में कहीं से पानी सही सही मात्रा में, लेकिन निकाला ज्यादा मात्रा में जा रहा है, तो उसका स्तर नीचे धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। तो आने वाली जनरेशन जो होगी वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें संसाधन का संरक्षण करना चाहिए। संसाधनों को सतर्कता पूर्व उपयोग करना और उन्हें नवीकरण करने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, कुछ संसाधनों को हमें टाइम देना पड़ता है कि ठीक है इतना यूज कर लिया, अब इसको यहाँ छोड़ दो। ठीक है, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास मतलब एक होता है विकास और एक होता है सतत पोषणीय। सतत पोषणीय को इंग्लिश बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सतत पोषणीय मतलब वो जो संसाधन आप यूज कर रहे हो आज, जो संसाधन आप यूज कर रहे हो वही संसाधन आने वाली जनरेशन यूज कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ठीक है, अगर उसको लिए संरक्षण करना, कुछ संसाधनों का अपने आने वाली जनरेशन जो है, मनुष्य की आने वाली जनरेशन है, 100 साल बाद 200 साल बाद जो जनरेशन आएगी उसके लिए संरक्षित रखना ही क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। विकास हो गया, मान लीजिए आपने किसी देश में उसकी आर्थिक उन्नति के लिए कुछ काम करवाए, ठीक है, और उसका आर्थिक विकास हुआ, धीरे धीरे उसका आर्थिक विकास हो रहा है, लेकिन सिर्फ आर्थिक विकास होना ही विकास नहीं कहलाता। ठीक है, जिन संसाधनों का उपयोग करके आप आर्थिक विकास कर रहे हो, ये खत्म होते चल जाएंगे तो ये आर्थिक विकास किस काम आएगा। मतलब सतत रिकॉर्डिंग हटाइएगा। तो वो जो आप कैसे आप पुनः सतत पोषणीय विकास में हिस्सेदारी कर सकते हो, आप प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके, ठीक है, जितना आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार उपयोग करो, वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। आप उसको दोबारा रिसाइकिल करो, रीयूज करो। ठीक है, रिसाइकिल करना मतलब पुनः चक्रण में लाना। ठीक है, जैसे आपका अगर आप जल यूज कर रहे हो तो आप क्या करो, जैसे एक सिस्टम होता है आपके घर में कि आपने जो पानी यूज किया वो सीधे भूमिगत जल में चला जाए। ठीक है, वो नाली में न जाके जो पानी ज्यादा गंदा नहीं हुआ है वो भूमिगत जल में चला जाए, तो आप उसका क्या कर रहे हो, रिसाइकिल कर रहे हो। ठीक है, रिसाइकिल, जैसे आपने अखबार पढ़ा, अखबार का फिर रिसाइकिल होता है दोबारा से। ठीक है, और दूसरा होता है रीयूज, पुनः यूज मतलब आप ऐसी चीज लाए, प्लास्टिक का या किसी चीज का, जिसको आपने उसका इस्तेमाल खत्म होने के बाद उसको दोबारा इस्तेमाल किया किसी और चीज के लिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रीयूज। तो आप उसका उपभोग कम करके, उसका पुनः चक्रण करके या पुनः उपयोग करके उसका योगदान दे सकते हो सतत पोषणीय विकास में। अतः यह एक विभिन्नता बनाता है कि क्योंकि सभी जीवन में एक दूसरे से जुड़े हैं। इसके बाद एक कहानी है। ठीक है, इसी को रिसाइकल करते हैं ना। हाँ जी, रिसाइकिल, रीयूज और यूज। यूज, रीयूज और रिसाइकिल। ठीक है, यूज मतलब आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज करो, उसको रीयूज कर सकते हैं, और रिसाइकिल मतलब खत्म, आपके यूज के लायक नहीं है लेकिन फिर उसको दोबारा उसी रिसाइकिल किया जाता है। जैसे अखबार हो गया, कुछ चीजें हो गई जो रिसाइकिल होती है, प्लास्टिक की बोतलें होती है, रिसाइकिल होती है। ठीक है, जैसे आपने मोबाइल फोन यूज किया, मोबाइल फोन खराब हो गया, आपके घर के किसी कोने में पड़ा हुआ मोबाइल फोन वो खराब वाला, फिर कई साल के बाद उसको क्या किया आपने, कचड़े में फेंक दिया। उसको कचड़े में फेंकने के बजाय उसका रिसाइकिल किया जा सकता था,
कचरे से वापस रिसाइकिल में जाने में उसको चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट ऐसा सुविधा दे दे कि लोग अपना खराब मोबाइल को दे दें तो उसका रिसाइकिल किया जाए, उसकी आपको एक वैल्यू दे दी जाए, तो लोग ज्यादा इसको इस्तेमाल प्रेफर करेंगे ना। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा के संरक्षण से जुड़ा है, और ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय हो, मतलब सस्टेनेबल तरीके से हो, आगे उपयोग किया जा सके, आवश्यकता के अनुसार उपयोग हो, ताकि आगे भी उपयोग किया जा सके, और पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। ठीक है, कुछ खत्म ना हो जाए। प्राकृतिक पर्यावरणीय